हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि भाई अब नई वैकेंसी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की आने वाली है, बहुत सारे लोग जो है वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और जानना चाहते हैं कहाँ से तैयारी करें। तो हमारी ये इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन सीरीज ये हमारी यूट्यूब के लिए है। और आप ऊपर जो लाइन देख रहे हैं कि न्यू बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको आप देख सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप जो है। बाकी मैं आप लोगों को आज क्या करवाऊंगी, एंग्लो सेक्शन एज से एंग्लो नॉर्मन कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी और क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ है। पहले मैं ना जो कहते हैं ना, जब पढ़ाते हैं ना, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो पढ़ाते समय ना नोन से अननोन की तरफ ले चलना चाहिए। लेकिन ना जब भी हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, अरे हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका यूज़ क्या है? तो मैं पहले आपको यूज़ बताऊँगी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, 4-5 आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूँगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है? पहले मैं आप लोगों से 4-5 जो है वो क्वेश्चंस पूछूँगी। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या है, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं आपको कहानी के माध्यम से पूरी सारी चीज आपको समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द वेल रोड फॉर द सी एंड बोन हाउस फॉर द बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। The whale rode for the sea and bone house for the body are examples of litotes, kennings, conceits या euphemism। तो भाई जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, शायद कहीं पे पहले पढ़े हुए हों, कुछ भी हो, तो वो बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो भाई ये क्या है, कैनिंग्स क्या होता, क्या है, कौन से एज में। अब ये तो लिटरेरी टर्म्स है ना, एम एच अब्राम्स की बुक से लिए हुए क्वेश्चन से कहाँ से जो है ये चीज जो है, तो पता तो होना चाहिए ना कैनिंग्स क्या है। तो इसका सही आंसर कैनिंग्स है। ऐसे ही है, अ पॉज अकरिंग विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री इज नोन एज एनजेममेंट, स्ट्राइडिंग ओवर, रिफ्रेन, रिपीटिशन, सिज्यूरा, असोनेंस। क्या है इसका आंसर? इसका सही जवाब है दैट इज सिज्यूरा। सिज्यूरा होता है पॉज। क्या है ये चीज? ये सारी के सारे लिटरेरी टर्म्स हैं जो अब आप आने वाली नई वैकेंसी में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप एक हीरो की तरह वहां पर जो है इसको आपको हीरो की तरह आपको सारी चीजें जो है करनी है, जीरो की तरह नहीं, हीरो। क्योंकि भाई बात यह है कि आप कुछ भी चीज जो है छोड़ी नहीं जा सकती। खैर पढ़ाते तो हम सब कुछ ही है, अब और भी चीजें जो है पढ़ानी होंगी। विच लिटरेरी डिवाइस सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। क्वेश्चन ये है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस ऐसी है जो प्रिंसिपल, मतलब ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता था, कौन सी फॉर्म यूज की जाती थी, और वो है, बताओ, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेटिव वर्ड्स, एलिट्रेशन। 3 क्वेश्चंस हुए। तो चलो इन 3 क्वेश्चन पे अब जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो इसलिए बताया कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब आज आप लोगों के लिए क्या लाए हैं, आज आप लोगों के लिए है एंग्लो सेक्शन टू जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जो लिटरेरी टर्म्स हैं, ये सारी चीज जो है मैं उसी में से आप लोगों को बता रही थी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, फिलहाल तो देखो टेलीग्राम पे रोक लगी हुई है, लेकिन इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं दैट विल हेल्प यू आउट, कि वो आप लोगों को अगर आप चाहेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एक एक करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के आपको शॉर्ट में नोट्स की, जिससे आप पढ़कर एक रिवाइज कर सके कि आखिरकार ये टर्म्स हैं क्या, इन्हें कैसे तैयार करना है। तो एंग्लो सेक्शन टू एंग्लो नॉर्मन तक मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो कितना बढ़िया सा जो है वो बना हुआ है, क्या है ये, क्या चीज है, दैट आई विल लेट यू नो। तो चलो शुरू करते हैं और मैं यहाँ से शुरू करूंगी। आप लोगों को दिख रहा होगा अगर, तो बहुत छोटा छोटा है ये तो, लेकिन मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी यहाँ से। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी और मैं देख रही हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए, द ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन पीरियड 450 से, यानी कि 5th सेंचुरी से 1066 यानी कि 11th सेंचुरी तक। चलो पहले कहानी सुनो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ये क्या है?
द ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्पैन्स फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ केल्टिक इंग्लैंड या सेल्टिक इंग्लैंड बाय जर्मनिक ट्राइब्स। कि ये जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है ना, ये ओल्ड इंग्लिश क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब दिल से पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ये सेल्टिक या केल्टिक इंग्लैंड पर जर्मनिक ट्राइब्स जो कि एंगल सेक्सन और जूट्स थे, 5th सेंचुरी में आए और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। ये तो हुई उसकी बात। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। आज से कई हजार साल पहले, लगभग 2000 साल पहले या कई हजार साल पहले, मैं आपको एक पहले कहानी सुनाऊंगी। कहानी के बाद आपको यह, चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी से बहुत आराम अच्छे समझ में आता, तब ये लाइन समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तब ब्रिटेन, जब इंग्लैंड का कोई वजूद ही नहीं था, इंग्लैंड नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सोचिए, आज इंग्लैंड जो कि एक सुपर जो है, एक सुपर नेशन है, आज से हजारों साल पहले इंग्लैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो क्या था? एक जो है एक द्वीप था, एक द्वीप, एक आइलैंड था जिसे ब्रिटेन कहते थे। आइलैंड था, उसे ब्रिटेन कहते थे, और उस पर जो रहने वाले लोग थे उन्हें ब्रिटन्स या ब्राइथॉन्स कहते थे। ये अपने शरीर पे नीले रंग का पेंट लगाए रखते थे, और ये आपस में ये कबीले थे। इनका कोई अपना एक जिसे कहना चाहिए एक अपना कोई किंगडम नहीं था। अलग 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 कबीले थे, और उस कबीले में आपस में लड़ते ही रहते थे। दैट एक आइलैंड था, ब्रिटेन नाम का एक आइलैंड था। वहां के जो निवासी थे वो नीले रंग का पेंट अपना लगाए रहते थे, और ये जो स्थानीय लोग थे ना, इन्हें केल्टिक, CELTIC या सेल्टिक कहा जाता है। अब ये जो है ना, ये इनके, ये जो कबीले के लोग थे, इनके पुजारी होते थे, रहस्यमय पुजारी होते थे, जिन्हें ड्रूइड्स कहा जाता था। ड्रूइड्स क्या कहते थे? DRUIDS, ड्रूइड्स। और ये जो है ना, ये आपस में कबीले लड़ते रहते थे। अब क्या हुआ, ये जो द्वीप था ना, ये जो आइलैंड था ब्रिटेन, ये बहुत फर्टाइल था। अब आप जानते हैं कि जब कोई चीज बहुत उपजाऊ होती है, जब कहीं पर कोई बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें होती है ना, तो उस पर हमले भी होते रहते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रिटेन को जीतने वाला सबसे पहले जूलियस सीजर था। ना ना ना, 55 BC और 54 BC में जूलियस सीजर ने कोशिश करी ब्रिटेन को अब जीतने की, लेकिन ब्रिटेन को वो जीत नहीं पाए। जूलियस सीजर जीत नहीं पाए। 90 साल तक ब्रिटेन रोमन एम्पायर से पूरी तरीके से आजाद रहा। फिर एक राजा आया 43 AD में, जिसका नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस आया 43 AD में। वो अपने साथ एक बहुत विशालकाय रोमन सेना और बहुत सारे हाथी लेकर आया। अब यहाँ विशालकाय सेना और जो वॉरियर एलिफेंट्स थे, उनके सामने जो ये स्थानीय निवासी थे ब्रिटेन के, ब्राइटन्स एंड ब्रिटन्स, उन्होंने कह दिया हेल, हम हार मानते हैं। और उन्होंने हार मान ली। और जो 43 AD में, सोचिए BC में स्टार्ट हुआ था, 43 AD में क्लॉडियस ने रोम को, ब्रिटेन को जीत लिया और उसे रोम का प्रोविंस बना दिया, रोम का प्रोविंस बना दिया। अब ब्रिटेन रोम का प्रोविंस बन गया भाई, यानी कि रोम का शासन हो गया किस पे? ब्रिटेन पे। खुश थे बेचारे। और इन्होंने जो है ये ब्रिटेन रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लगभग 400 साल तक ब्रिटेन रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा रहा। इन्होंने जो रोमन थे, इन्होंने यहाँ पर दीवारें बनाई, सड़कें बनाई, शहर बसाए, लेकिन अब ब्रिटेन पे लगातार हमले हो रहे थे। तो 410 AD में ब्रिटेन ने रोम पर लगातार, ब्रिटेन पे नहीं, रोम पर लगातार हमले हो रहे थे।
अब रोम पे अब ऐसा होता है ना, देखो, रोम ने अपना साम्राज्य का विस्तार करा और उसने जो है ब्रिटेन को अपने में मिला लिया। अब आप अगर अपने साम्राज्य का विस्तार करोगे तो ऑब्वियसली आपको उस पर खर्चा भी करना पड़ेगा, उस पे कोई उस पे आक्रमण ना करे, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या था कि 410 एडी में ना रोम पर ही बहुत ज्यादा जो है हमले शुरू हो गए। तो 410 एडी में रोमन्स ने ब्रिटेन के लोगों से कहा कि अब हम जा रहे हैं, अपनी अपनी खुद देख लो, अपना अपनी जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सुरक्षा व्यवस्था सब खुद देख लो, हम तो चलते हैं, अब पाहुन चल दे हैं, हम जा रहे हैं। रोमन्स ने ब्रिटेन के निवासियों से कहा और सारी सेना रोमन्स ने ब्रिटेन से वापस बुला ली। अब बेचारे ब्रिटेन, अब सोचो इतने साल से तुमको संरक्षण मिला हुआ हो और अब क्या हुआ, वो संरक्षण एकदम से छीन लिया गया। तो जो है अब ब्रिटेन के लोगों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, नाउ हेल्प योरसेल्फ, हम तो जा रहे हैं। अब जैसे ही ब्रिटिश सेना गई, रोम तो रोम जैसे ही ब्रिटिश कह रही, जैसे ही रोमन सेना गई, अब ब्रिटेन तो बेचारा लावारिस सा हो गया। अब रोमन सेना के जन, आप खुद सोचिए, जहां इतना उनको जो है, इतना उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी ब्रिटेन को, अब रोमन सेना के जाने के बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल लावारिस से हो गए। और ऊपर से उनके ऊपर लगातार जो खूंखार कबीले थे ब्रिटेन के ऊपर, खूंखार कबीले पिक्ट्स और स्कॉट्स जो है वो हमले कर रहे थे। अब क्या हुआ, एक गलती हुई। अब जब आपके ऊपर कोई हमले करे जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो आप वो लोगे ना, कुछ ना कुछ एक जिसे कहना चाहिए एक स्टेप लोगे। तो ब्रिटेन का एक स्थानीय राजा था जिसका नाम था वोटिगर्न। उसने कहा कि भाई मैं मुझे अपने देश को तो, अपने अपने कबीले को तो बचाना है ना, देश नहीं कबीले को तो बचाना है ना। वोटिगन ने जर्मनी के जो लड़ाका ट्राइब्स थी उनसे कांटेक्ट करा। ये 3 लड़ाका ट्राइब्स थे, जूट्स, सेक्सन्स एंड एंगल्स। इनसे कहा भाई आ जाओ, हमारे जो है हमारे ब्रिटेन को रक्षा जो है वो दो। अब इन्होंने ना ये जो लड़ाके थे ये मर्सिनरीज थे, जूट, सेक्सन्स, एंगल्स, ये मर्सिनरीज थे, यानी कि पैसे के लिए काम करते थे। ये आए, सबसे पहले जो आने वाले थे जूट्स जो हैं ये डेनमार्क से आए। जूट्स जो हैं इनमें जो 2 सगे भाई थे इनके नेतृत्व में आए, हेंगिस्ट एंड होर्सा। सेक्सन्स आए, ये खूंखार तलवारबाज थे। एंगल्स, ये भी जर्मनी के एक द्वीप से आए। इन तीनों को मिलकर ही बना है एंग्लो सेक्सन। अब ये आए, अब इन्होंने देखा, पहले तो इन्होंने लड़ाई वड़ाई करी, फिर इन्हें लगा हम क्यों कमजोर राजा के लिए लड़ रहे हैं, ये इतना बढ़िया द्वीप है, इतना बढ़िया आइलैंड है, हम ही ना बस जाए इस पे, हम ही बस जाते हैं इस पे। अब बस ये गलती कर दी ना, अपने आप खुद को बचाने के लिए जब बाहर से मदद लेते हो ना, तो होता यही है, सबसे पहले बैक स्टैबिंग होती है। और यही हुआ ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन ने अपने आप को बचाने के लिए जर्मनिक ट्राइब्स को बुलाया और उन जर्मनिक ट्राइब्स ने सोचा है कमजोर राजा आज बचा लिया है तो रोज हमसे मदद मांगता रहेगा, बेहतर ये है हम ही, ये बढ़िया आइलैंड है, हम ही इस पर बसेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम इस द्वीप पे कब्जा कर लेते हैं। यहां तक जो मैंने आपको बताया, चला एक बार इसको समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम यहां पे गए तो सबसे पहले कि ब्रिटेन जो है एक आइलैंड है, एक आइलैंड है जिसका नाम है ब्रिटेन या ब्रिटानिया। इंग्लैंड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। आइलैंड ब्रिटेनिया, लगभग कई हजार साल पहले ब्रिटेन या ब्रिटानिया। इसके जो निवासी थे वो निवासी क्या कहलाते थे, वो निवासी कहलाते थे ब्रिटन्स या ब्राइथन्स, और इन्हें कहा जाता था केल्ट्स, यानी कि स्थानीय। इनके जो प्रीस्ट होते थे उन्हें कहते थे ड्रूइड्स। ये रहस्यमय होते, ये जितने भी स्थानीय थे ना ये आपस में ही लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे ये आपस में, ये जो कबीलेवासी थे। इनके ऊपर चूंकि ये नीले रंग का पेंट करके, ये लैंड बहुत बढ़िया थी, तो जूलियस सीजर ने ट्राई करा इनको इन्वेड करने का 55 बीसी एंड 54 बीसी में।
मगर वो हो नहीं पाया, मतलब वो इन पे कब्जा कर नहीं पाया। फिर क्लॉडियस आए। क्लॉडियस आए कब? 43 एडी में। हम जो अभी तक बात कर रहे थे बीसी की बात कर रहे थे, एडी में, ठीक है। तो आए क्लॉडियस, आए रोमन राजा थे, 43 एडी में आए और उन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया। अब ब्रिटेन पे शासन करने पे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन क्या बन गया? ब्रिटेन बन गया प्रोविंस ऑफ रोम। रोम का प्रोविंस हो गया, यानी कि रोम ने अपना साम्राज्य जो है विस्तार कर लिया ब्रिटेन तक। लगभग 400 साल तक रोम ने, लगभग 400 इयर्स तक ब्रिटेन को अपना राज्य माने रखा। इन्होंने यहाँ दीवारें बनाई, शहर बसाए, बहुत सड़कें बनाई। अब क्या हुआ? 410 एडी में रोम जो है ने सुरक्षा जो है, रोम ने सुरक्षा वापस ले ली। एक चिट्ठी छोड़ के चले गए, भैया अपना अपना खुद देख लो, हम तो जा रहे हैं। रोम ने ब्रिटेन को बिल्कुल अनाथ सा छोड़ दिया। अब क्या हुआ? अब जो ब्रिटेन का एक स्थानीय नागरिक, स्थानीय राजा था, जिसका नाम था वोटिगर्न। ब्रिटेन का जो एक स्थानीय राजा था, कबीले का स्थानीय राजा था वोटिगर्न, उसने 3 जर्मनिक ट्राइब से मदद मांगी, जूट्स, सेक्सन्स एंड एंगल्स। ये कौन थे? ये 3 जो है वो लड़ाका ट्राइब्स थी, 3 लड़ाका जर्मनिक ट्राइब्स थी। इनसे मदद मांगी, ये आए। अब ये कौन है? ये 2 भाई थे, हेंगिस्ट और हॉर्सा नाम के 2 सगे भाई थे। ये आए। अब और भी बहुत से है। ये भाई ये जो जूट्स थे, ये डेनमार्क से आए थे। उसके बाद ये सेक्सन्स जर्मनी के खूंखार तलवारबाज थे। ये एंगल्स भी जो हैं, जो सब जर्मनिक ट्राइब्स थी, ये आए। अब ये जो हेंगिस्ट एंड हॉर्सा थे, इन्होंने सोचा हम इस बावले के लिए क्यों लड़े, हम अपना इस आइलैंड को अपना ही ना बना लें। अब यहाँ ये गलती तो हो गई। अब इन्होंने क्या करा कि ये जो तीनों ट्राइब्स थी, अब इन्होंने लड़ाई भर झगड़ा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा भगाओ इनको, केल्ट्स को भगाओ, इनको सबको केल्ट्स को भगाओ। अब इन्होंने क्या कहा कि केल्ट्स को भगाने के बाद अब ना 7 राज्य जो है, 7 राज्य जो है इन्होंने अपने बनाए। हेप्टार्की कहा जाता है। इन्होंने 7, किन्होंने? जूट, सेक्सन और एंगल्स ने 7 राज्य बनाए, हेप्टार्की कहा जाता है। इन्होंने क्या करा? जिन एंग्लो सेक्सन्स ने, ये तीनों जो ट्राइब्स थी, इनको मिला के एंग्लो सेक्सन कहा था। इन्होंने अपने ही मालिकों पे हमला कर दिया। जो ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक थे केल्ट्स, उनको तो कहा चलो भगे से, उन्हें तो कोने में समेट दिया। और जो है इस समय ही किंग आर्थर की कहानियों का जन्म हुआ। किंग आर्थर, आप सबने नाम सुना होगा। किंग आर्थर, कहा जाता है कि किंग आर्थर एक केल्टिक किंग थे और उनकी एक तलवार थी जिसका नाम एक्सकैलिबर था। हालांकि इतिहास के पन्नों में किंग आर्थर का नाम कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि एक कोई योद्धा और सेनापति था जिसने पूरी कोशिश करी थी ब्रिटेन को इन ट्राइब से बचाने की, और शायद वही जो है किंग आर्थर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए किंग आर्थर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छा लग रहा हो। अब एंग्लो सेक्सन्स को रोका नहीं जा सका। अब जिसको आपने घर में खुद घुसा लिया है, आप उसे कैसे रोक दोगे? नहीं रोक सकते ना। तो भाई बात यह है कि किसी को इतनी आजादी दो ही मत ना कि तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ के नाचना शुरू कर दे। तो यही हुआ। ये आई थी ट्राइब्स, मर्सिनरीज थे, आए थे ब्रिटेन को बचाने के लिए, और इन्होंने सोचा है हम क्यों लड़े कमजोर राजा से, हम तो खुद ही जो है इस पर जो है ब्रिटेन पर राज करेंगे। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने स्थानीय जो ब्राइटन्स थे उनको भगा भगा के, मार मार के, उन्होंने जो है उनको ना पश्चिम की तरफ, वेल्स और कॉर्नवॉल की तरफ उनको समेट दिया।
और इन्होंने जंगलों को साफ किया, पूरे ब्रिटेन को इन्होंने 7 राज्यों में बांट दिया, जिसे इतिहास में हेप्टार्की कहा जाता है। हेप्टार्की, ये जो राज्य हैं ये नॉर्थम्बिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, केंट, वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स। नॉर्थम्बिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, केंट, वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स है। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, ये भी आपस में लड़ते रहते थे। वर्चस्व की लड़ाई है भैया, वर्चस्व की लड़ाई है। एक जैसी भाषा बोलते थे, धीरे धीरे ये ओल्ड इंग्लिश बनी। और इनमें से ना सबसे ज्यादा जो जमीन थी वो एंगल्स के पास थी, इसीलिए एंगल लैंड नाम पड़ा। और जो नाम है ना, बिगड़ते बिगड़ते इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लिश जो है ना वो जो है इंग्लिश जर्मनिक लैंग्वेज से आई हुई लैंग्वेज है, जर्मनिक लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज से। तो एंगल लैंड सबसे ज्यादा जो एरिया था वो किसके पास था, वो सबसे ज्यादा एरिया एंगल्स के पास था। तो एंगल लैंड से मिलते मिलते इंग्लैंड बन गया। तो चलिए अब इसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को इससे बताती हूँ। तो इसको जो है यहां से, तो अब ये जो मैंने आपको पूरा बताया, तो यहां से अब ये देखिए कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, अब ये जो आती है ना ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश कौन बोलता था? एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स एक सी भाषा बोलते थे, ट्राइबल्स थे। तो ये जो भाषा थी ये ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है कहां से है कि भाई जो मैंने अभी बताया कि केल्टिक इंग्लैंड की भाई जो स्थानीय ब्रिटेन के निवासी थे उनको भगा दिया, हेप्टार्की जो है वो स्थापित की गई। और जर्मनिक ट्राइब्स थी 3, एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स। इस इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड इसलिए पड़ा क्योंकि एंगल्स के पास सबसे ज्यादा भूमि थी, नाम पड़ा एंगल लैंड, बिगड़ के हो गया इंग्लैंड। और ये है 450 यानी कि 5th सेंचुरी। और ये तब तक ओल्ड इंग्लिश का रहा जब तक कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हो गया। तो चलिए इसके बाद आगे क्या बताते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जो भी ट्राइब आती है वो अपने आप को बताती कैसे, अपने आप अपने, हमको कैसे पता चलता है कि ये ट्राइब है, ये कल्चर है? वो अपने कल्चर को बताती है ना अपने नियम कानून, अपने लिटरेचर के द्वारा। तो जो अर्लीस्ट लिटरेचर था ना, चाहे ये एंगल सेक्शन और जूट्स का, ये ओरल लिटरेचर था। बहुत कम शब्द थे इनके पास, ओरल लिटरेचर था। और ये सिंगर्स जो है ना, ये लिटरेचर को ट्रांसमिट करते थे। सिंगर्स को कहा जाता था, सिंगर्स के लिए टर्म यूज होता था स्कॉप। सिंगर्स के लिए स्कॉप वर्ड यूज होता था। तो जो शुरुआती लिटरेचर था एंगल सेक्शंस एंड जूट्स का, ये कैसा था? बिल्कुल जो है ना ये ओरल लिटरेचर था। रिटन लिटरेचर तो तब आया जब ये एंग्लो सेक्शन जो ये जो जनजातियां थी ना, ये जो ट्राइब्स थी, एक्चुअली ये पैगन्स थे। अगर आपको ये शब्द पता हो पैगन क्या होता है, पैगन वो होते हैं जो क्राइस्ट को नहीं मानते, जो पेड़ पत्थर पहाड़ पूजते हैं लेकिन क्राइस्ट को नहीं मानते, उन्हें पैगन्स कहते हैं। ये पैगन्स थे। तो ये इन रोम में जब देखा, अरे ये तो बड़े लड़ाके हैं, बहुत ज्यादा है, तो रोम ने ना अपनी तरफ से सेंट ऑगस्टीन को भेजा, कहा कि इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। तो ये ऐसे तो कन्वर्ट होने वाले थे नहीं, तो इनको ये कहा गया कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको और पावर मिलेगी। तो जब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए ना, तो इनका लिटरेचर रिटर्न बना है। तो इनका लिटरेचर जो ओरल लिटरेचर था वो कब हुआ? जब ये कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में। एंग्लो सेक्सन्स कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में 7th सेंचुरी में। 5th और 6th सेंचुरी में ये पैगन्स थे, 7th सेंचुरी में ये कन्वर्ट हुए। मोनेस्ट्रीज जो थे यानी कि जो मठ थे, सेंटर ऑफ लर्निंग बने। मठ जो थे वो सेंटर ऑफ लर्निंग बने। मेजर जो स्कॉलर्स थे, जिसका नाम आपने यहाँ पे, मेजर स्कॉलर्स थे, जिसमें इन मोनेस्ट्रीज में सेंट ऑगस्टीन आए थे। जो सेंट ऑगस्टीन का मुख्य काम था, रोम के द्वारा सेंट ऑगस्टीन को भेजा गया था इन ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में। और जब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद इनका लिटरेचर लिखा गया। मठ, कैंटरबरी में मठ जो था, कैंटरबरी में सेंट ऑगस्टीन, कैंटरबरी में जो मठ जो है ना, मोनेस्ट्रीज जो है, वहां पे लर्निंग के सेंटर्स बने। वहां मेजर स्कॉलर्स हुए, जैसे बीड जो है जो
बीड है, एल्क्विन 8th सेंचुरी के हैं। ये बीड और एल्क्विन जो है 8th सेंचुरी के हैं। इन्होंने लैटिन भाषा में लिखा है। लैटिन रोम की लैंग्वेज थी, लैटिन भाषा में लिखा है। इन्होंने ओल्ड इंग्लिश में नहीं लिखा, इन्होंने किस में लिखा है? लैटिन भाषा में। अगर हम बात करें कि इस समय के मेजर वर्क्स कौन थे, देखो भाई, आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता बताती हूं। एपिक, ये जो ये जो ट्राइब्स थी ना, ये बड़ी लड़ाका ट्राइब्स थी। तो हर एक किसी को बड़ा मजा आता है ये बताने में, हमने क्या क्या करा, है ना, हम कितने बहादुर हैं। तो ना 8th सेंचुरी में एक पोयम जो है वो मिली। उस पोयम का कहीं नाम नहीं था, इसकी केवल मैन्युस्क्रिप्ट मिली। ये एक एपिक है, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है। एपिक क्या होता है? एपिक का मतलब होता है, देखो एपिक ये लिटरेरी टर्म है। एपिक, एपिक का मतलब होता है जिसमें एक हीरो के जो है कहानी बताई जाती है, हीरो के एडवेंचर्स की कहानी बताई जाती है। तो ब्यूवुल्फ, आपको सबसे पहले बताओ, ब्यूवुल्फ का नाम ब्यूवुल्फ भी बाद में क्रिटिक्स ने दिया है। इस पोएम का तो नाम भी नहीं था, मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी। इसको किसने लिखा है ये भी नहीं पता था। ये ग्रेटेस्ट जर्मनिक एपिक पोएम है, इट इज ग्रेटेस्ट, जिसमें ब्यूवुल्फ जो है वो वॉरियर है। तो ये इस समय ब्यूवुल्फ आया, ग्रेटेस्ट जर्मनिक एपिक ओल्ड इंग्लिश का। और इसमें ब्यूवुल्फ जो कि एक योद्धा था उसकी कहानी है। उसके बाद है, यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूंगी। अब उसके बाद ना, यहां पर जो एक तो यहां पे एपिक्स लिखे गए, दूसरा यहां पर था क्या लिखा गया? लिरिक, लेमेंट्स, एलिजीज। अब एक टर्म आता है, जैसे मैंने आपको एपिक बताया, ऐसे ये लिटरेरी टर्म आता है एलिजी। क्या होता है एलिजी? का मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु के ऊपर विलाप किया जाता है तो उसे एलिजी कहा जाता है। लिरिक, लेमेंट्स, विलाप करने वाले। अब इनमें जो जो ओल्डेस्ट एलिजीज है वो कौन सी हैं? द वेंडरर, द सीफेरर एंड डियोर। ये क्या बताती हैं? हार्श कंडीशंस। ये हार्श कंडीशन बताती हैं पैगन पास्ट की। अब सोचिए, पैगन, जैसे मैंने आपको बताया 6th सेंचुरी तक ये पैगन्स थे, एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स। 7th सेंचुरी में ये कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। तो ये बताती हैं पैगन पास्ट की हार्श कंडीशंस बताते हैं। हालांकि ये क्रिश्चियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ये पैगन पास्ट को बताती है। तो लिरिक, लेमेंट्स, ब्यूवुल्फ। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी समय पे रिलीजियस पोएम्स भी लिखी गई। कैडमैन और सिनेवुल्फ ने लिखी है बाइबल, बाइबल से संबंधित। अब सोचिए, जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तभी तो बाइबल से संबंधित पोएम्स जो लिखेंगे ना, बाइबल से संबंधित तो सिनेवुल्फ और कैडमैन ने लिखी हैं बिब्लिकल, बाइबल और रिलीजियस पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं। और जो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो कहा जाता है वो किंग एल्फ्रेड को कहा जाता है। देखिए, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, ये कौन थे? किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में पहले आपको बता के फिर मैं आपको ये बताती हूँ। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में बताने के बाद देखिए, एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में फिर पहले देखो, 800 800 का ये इंग्लैंड में बहुत भयंकर जो है ना, इंग्लैंड में एक भयंकर आक्रमण हुआ वाइकिंग्स के द्वारा। ये बड़े खतरनाक योद्धा थे वाइकिंग्स। वाइकिंग्स ये तलवारबाज थे, कुल्हाड़ी चलाने वाले, बड़े खतरनाक, सामने आया कुल्हाड़ी से काट दो, बिल्कुल वाइकिंग्स थे। 800 के आसपास, यानी कि 9th सेंचुरी में वाइकिंग्स ने जो है ना इंग्लैंड पर हमला किया, तबाही मचा दी। उन्होंने नॉर्थम्बिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। केवल एक राज्य बचा था, वेसेक्स। और वेसेक्स का राजा था किंग एल्फ्रेड। 21 साल का लड़का था किंग एल्फ्रेड, वेसेक्स का राजा था किंग एल्फ्रेड। अब किंग एल्फ्रेड को जब ये हमला हुआ तो किंग एल्फ्रेड को अपनी जान बचाकर उनको जो है ना
सॉमरसेट के जंगलों में छुपना पड़ा, किंग एल्फ्रेड को सॉमरसेट के जंगलों में छुपना पड़ा। लेकिन किंग एल्फ्रेड ने हार नहीं मानी इन वाइकिंग से, वो लगातार गुरिल्ला पद्धति से लड़ते रहे, गुरिल्ला छापामार युद्ध जो होता है उससे लड़ते रहे। उन्होंने अपने जासूसों से के द्वारा एक गुप्त सेना तैयार करवाई और 878 एडी में बैटल ऑफ एडिंगटन में किंग एल्फ्रेड ने वाइकिंग्स को शिकस्त दी और किंग एल्फ्रेड जो है उन्होंने पहली नौसेना बनाई, पहली नेवी जो है वो बनाई। इंग्लैंड की पहली नेवी का जो श्रेय जाता है वो किंग एल्फ्रेड को जाता है और तब किंग एल्फ्रेड का नाम पड़ा किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो सोचिए किंग एल्फ्रेड जो है वो वेसेक्स के राजा थे। वाइकिंग्स ने सारा मतलब पूरे किंगडम को तहस नहस कर दिया, कुल्हाड़ी थे वो, आए और काट रहे हैं। किंग एल्फ्रेड को अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानी और उन्होंने 878 एडी में बैटल ऑफ एडिंगटन में करारी शिकस्त दी वाइकिंग्स को और फिर दोबारा से जो है छा गए वो। और उन्होंने पहली नेवी बनाने का, इंग्लैंड की पहली नेवी बनाने का श्रेय जाता है किंग एल्फ्रेड को। तो किंग एल्फ्रेड को केवल पहली नेवी बनाने का श्रेय नहीं जाता है, और भी है। किंग एल्फ्रेड जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश जो है प्रोज क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सोचिए कि यहां पर मैं आपको ये देखिए, किंग एल्फ्रेड जो है ना लैटिन वर्क्स को, बेसिकली किंग एल्फ्रेड ने क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट करे लैटिन वर्क्स को। यानी कि लैटिन कहाँ की लैंग्वेज है, रोम की, रोमन लैंग्वेज को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। कौन सी अभी तक जो चल रही है ना वो ओल्ड इंग्लिश चल रही है। 1066 मतलब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से पहले ओल्ड इंग्लिश थी, एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स की लैंग्वेज। तो उन्होंने लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा एंड इंस्टीट्यूटेड द एंग्लो सेक्शन, और उन्होंने एक क्रोनिकल बनाया, एक ऐतिहासिक जर्नल जो है उन्होंने लिखा और जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे जिससे हम आज इस इतिहास को जान पाते हैं। इनका ये है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है, उसके बाद यहां तक हुआ। अब फिर अब आप देखिए यहां से आते हैं, इस एज की पोइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। एक आपने एक लिटरेरी टर्म सुना होगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब सेम लेटर जो है वो रिपीट होता है नियर बाय वर्ड्स में, अलोन अलोन ऑल अलोन। ठीक है, इसे एलिट्रेटिव मीटर कहा जाता है। एलिट्रेटिव, ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है, एलिट्रेटिव। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस। या इस ओल्ड इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा जो मीटर यूज किया, जो सबसे ज्यादा जो डिवाइस यूज करी गई है वो एलिट्रेशन, एलिट्रेटिव मीटर। वर्स में राइम नहीं होती थी, राइम स्कीम नहीं होती थी। हर लाइन जो है, अब ये देखो, हर लाइन जो है, ईच लाइन डिवाइडेड इनटू टू हाफ लाइन, हर लाइन दो भाग में बटी होती थी। सिज्यूरा, सिज्यूरा किसे कहते हैं, पॉज को, सिज्यूरा से डिवाइडेड होती थी। ईच हाफ लाइन हैड टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस, हर लाइन में दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस यानी कि दो स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स होते थे। एंड एटलीस्ट वन स्ट्रेस सिलेबल इन द फर्स्ट हाफ विद द फर्स्ट स्ट्रेस सिलेबल ऑफ द सेकेंड हाफ, यानी कि स्ट्रेस सिलेबल्स हुआ करते। ये देखो, बोल्ड ब्यूवुल्फ बैटल्ड बीस्ट, बी बी बी, ये एलिट्रेशन है, दिस इज एलिट्रेशन। तो ओल्ड इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस थी वो थी एलिट्रेशन। उसके बाद देखिए फिर आता है, इसमें ये लोग, इनके पास शब्द ज्यादा नहीं थे, ये जो एंगल सेक्शंस एंड जूट्स थे इनके पास बहुत कम शब्द थे। तो इन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है केनिंग्स, ये केनिंग्स यूज करते थे। इनकी पोएम्स में आपको केनिंग्स देखने को मिलेगा। भाई केनिंग्स क्या होता है, जब ना ऑर्डिनरी नेम की जगह जब आप एक मेटाफोरिकल नेम देते हैं, जैसे शिप को बोला वेल रोड, शरीर को बोला जो है शरीर के लिए बोन हाउस। तो जब आप दो वर्ड से मिलाकर एक एक क्वालिटी बताते हैं, एक सीधा ना बोल के क्वालिटी बताते हैं, तो उसे केनिंग्स कहते हैं, दो वर्ड से मिलके बनता है। तो ये जो है दैट इज केनिंग्स। तो ये है इनमें, दीज पोएम्स फ्रीक्वेंटली यूज केनिंग्स
डिस्क्रिप्टिव मेटा, वेल रोड, बोन हाउस, जेम गिवर, राजा के लिए, किंग के लिए जेम गिवर। अब यहां से इसकी ये देखिए, अब ये जो है कुछ इसके लिटरेरी टर्म्स हैं। सबसे पहले एपिक, एपिक से आप, मैंने बोला, और एपिक से आपके दिमाग में आना चाहिए ब्यूवुल्फ। एपिक एक लंबी पोयम होती है, एक लंबी कहानी कहती हुई पोयम होती है जिसमें हीरो की डीड्स के बारे में बताया जाता है। जर्मनिक एपिक है, ओल्डेस्ट जर्मनिक एपिक इज ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ 8th सेंचुरी में मिला था। किसने कंपोज करा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता किसने कंपोज करा। एलिजी एक पोयम जो लेमेंटेशन, सॉरो या लॉस, सी फेरर, डियोर, ठीक है। उसके बाद है एलिट्रेटिव, ये इसके ए, जिसमें सेम लेटर रिपीट होता है, इट इज, है ना, अलोन अलोन ऑल अलोन। सिज्यूरा, सिज्यूरा का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप, कॉमा, जब एक छोटा सा पॉज लेते हैं, दैट इज सिज्यूरा। केनिंग्स कंपाउंड, जो कंपाउंड, एक कंपाउंड फ्रेज होता है, कॉमन नाउन की जगह जब आप कंपाउंड फ्रेज यूज करते हैं उसे केनिंग्स कहा जाता है। इसके अलावा और भी है इसमें, यहां पर एक इसमें एक टर्म है फेब्ल्यू। हालांकि ये बाद में आती है, इसमें फेब्ल्यू जो है वो बाद में है, लेकिन फिर भी ये फैब्ल्यू, मिरेकल प्ले, ये अगर आपको आज का ये, अभी यहां से अभी मुझको जो है यहां से ये बताना है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड बताना है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड अभी, उसके बाद ये बाकी की जो चीजें हैं वो बताते हुए होगा। तो यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड है जो 1066 से 1500 तक चलेगा। तो वो मुझे आपको बताना है पहले, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आपको आज का ये समझ में आया और अच्छा लगा, तो पहले मैं इसको यहाँ पर अभी जहाँ तक मैंने बताया कैनिंग्स एंड ऑल दैट, अभी मैं आपको एक बीच में एक और चीज जो है वो बताऊंगी। किंग एल्फ्रेड वाला मैंने आपको बताया, किंग एल्फ्रेड जो है उन्होंने ट्रांसलेटेड क्रोनिकल्स को ट्रांसलेट करा है। और जब किंग एल्फ्रेड के बाद ये एंग्लो सेक्सन एज का जो अंत हुआ है, एंग्लो सेक्सन एज का अंत हुआ है कि जो इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर, वह एडवर्ड द कन्फेसर जो कि आखिरी राजा था एंग्लो सेक्सन उसमें मतलब एडवर्ड द कन्फेसर की, उसके कोई बच्चा नहीं था। तो उसने जो है, जब उसकी मृत्यु हुई, एडवर्ड द कन्फेसर की जब डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद गद्दी पर, इंग्लैंड की गद्दी पर दावा करने वाले कई लोग थे, जिनमें से पहले जो हैं हेरोल्ड थे, इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली नोबल थे, लेकिन उनके अंदर रॉयल ब्लड नहीं था। फिर थे विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, जिनसे एडवर्ड द कन्फेसर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। खैर, जब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई तो सर्वसम्मति से हैरल्ड को राजा बना दिया गया, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी को। तो उन्होंने कहा चला भाई इंग्लैंड चलें और अपनी गद्दी हम लेंगे। और जब वो आए, कौन? विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, उन्होंने, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने कहा भाई इंग्लैंड की गद्दी तो मेरी है, वो फ्रांस के राजा थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझसे एडवर्ड द कन्फेसर ने वादा किया था मैं बनूंगा राजा, और उनकी लीनियज भी थी, एडवर्ड द कन्फेसर की लीनियज भी थी, फ्रेंच लीनियज थी। उन्होंने कहा मैं बनूंगा राजा। तो विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने कहा, वो आए इंग्लैंड में, उन्होंने हैरल्ड को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि हुआ था 1066 यानी कि 11th सेंचुरी में, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में उन्होंने हैरल्ड की हत्या करी, और उसके बाद वो इंग्लैंड के नए राजा बने, और यहां पर एक युग का समापन हुआ, ओल्ड इंग्लिश का समापन हुआ, और यहां से एक भाषा जो है वो चेंज हो गई। भाषा में क्या चेंजेस आए, दैट विल डिस्कस टुमारो। आई होप अगर मेरी बात आपको समझ में आई, हिस्ट्री को अगर आप इस तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं, इसमें फैब्ल्यू है, इसमें क्रोनिकल है, रोमांस है, शिवल्रिक रोमांस है,
और मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो एक लिटरेरी टर्म्स को भी समझने के लिए रटिए मत, उसको समझ के चलेंगे तो वो क्वेश्चन में से क्वेश्चंस होते चलते हैं। तो बस अभी मैं यहीं पे नॉर्मल पीरियड जो है मैं आप लोगों को कल डिस्कस करके फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा, देन वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू वेरी मच।